चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनको दुर्गा और आयरन लेडी जैसे नामों की संख्या मिली और जिनके नाम का डंका न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बजता था, जिनके भाषण को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, जिनके दर्शन दरबार में आम लोगों की समस्याओं के समाधान मिलते थे, जिन्होंने गरीब कहे जाने वाले भारत को दुनिया की परमाणु महाशक्ति बनाया था और उन्होंने देश के हित के लिए कई अहम फैसले लिए थे। आपको बता दूं मित्रों, शायद भारत के इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी ऐसे दो ही प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम लगभग सभी देशवासी जानते हैं। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी के समय तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, फिर भी हर तरफ उनके नाम का डंका बजता था और आज भी उन्हें याद किया जाता है। शायद आज भी इंदिरा गांधी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में 90% लोग नहीं जानते, जैसे कि कैसे उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डांस करने से इनकार कर दिया था, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा और पूरी दुनिया उन्हें आयरन लेडी के नाम से संबोधित करती थी। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी इन्हीं सभी अनसुनी अनकही घटनाओं से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें मालूम है कि कभी कभी अन्याय होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी अत्याचार होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी भ्रष्टाचार भी है, लेकिन इनसे लड़ने का क्या तरीका है? क्या कमजोर सरकार इनसे लड़ सकती है? क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है वो गरीबों को सुरक्षित रख सकती है, अल्पसंख्यक के लोगों को बचा सकती है? क्या वो सरकार इस देश का सारी दुनिया में सिर ऊंचा कर सकती है? इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू ने उन्हें काफी बेहतरीन संस्कार दिए थे। बड़ी होकर इंदिरा ने विदेश जाकर पढ़ाई भी की, फिर वापस आकर उन्होंने देश की आजादी के लिए कई आंदोलनों में हिस्सा बनना शुरू किया। इसी बीच उन्हें राजनेता फिरोज जहांगीर गांधी से प्रेम हुआ, लेकिन फिरोज पारसी थे, जिससे पार्टी के कई लोगों का कहना था कि कैसे देश के बड़े ब्राह्मण परिवार की बेटी एक बनिया से शादी कर सकती है। इसलिए फिरोज के सरनेम में थोड़ा फेरबदल करवाकर महात्मा गांधी ने उन्हें गांधी सरनेम दिलवाया, जिसके बाद 26 मार्च 1942 के दिन इंदिरा गांधी और फिरोज की शादी हुई और यहां से इंदिरा नेहरू बनी इंदिरा गांधी। फिर 15 अगस्त 1947 के दिन जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू आजादी की लड़ाई के दौरान 9 बार जेल गए। उन्होंने अपने जीवन के 3559 दिन करीब 9 साल जेल में गुजारे थे। वहीं बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना देख रही श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 1955 में राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे करके वो कांग्रेस कैबिनेट का हिस्सा भी बनने लगी। इस दौरान इंदिरा गांधी अपने पिता का दाहिना हाथ बनकर उभर रही थी, मगर 27 मई 1964 के दिन जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ने से उनका दुखद निधन हो गया, जिससे इंदिरा गांधी टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए देश के हित में काम करना जारी रखा। वहीं पंडित जी की मौत के बाद अब आजाद भारत के नंबर 2 प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। बस 18 महीने बाद ही ताशकंद समझौते के दौरान 11 जनवरी 1966 की रात संदिग्ध हालात में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। उनकी मौत किस कारण से हुई, यह आज भी एक राज है। उस वक्त मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उनकी पत्नी का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी चुनाव के लिए खड़ी हुई। यहां दिलचस्प बात यह भी है कि इंदिरा गांधी की लड़ाई अपने पक्ष के नेता गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई से थी, मगर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद की रेस से अपना नाम वापस ले लिया। अब इंदिरा की सीधी लड़ाई गुजराती नेता मोरारजी देसाई से बची थी, जिसका फैसला कांग्रेस के 525 सांसद के हाथों में था, जिनमें से 169 सांसदों ने मोरारजी देसाई का साथ दिया, जबकि 365 सांसदों का मानना था कि इंदिरा गांधी बेहतरीन प्रधानमंत्री बन सकती है।
इस तरह बहुमत के साथ 19 जनवरी 1966 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यही वो साल था जब एक ही साल में देश को 3 प्रधानमंत्री मिले थे। हालांकि उस वक्त राजनीति में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम आंका जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि कुछ ही समय में वो देश के करोड़ों लोगों की पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर बन गई। और सचमुच पढ़ी लिखी इंदिरा गांधी ने अपना पूरा ज्ञान देश और जनता के विकास में लगा दिया। उनसे जुड़ी एक दिल छू लेने वाली बात यह है कि जिस तरह उनके पिता जवाहरलाल नेहरू रोजाना जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते थे, उसी तरह उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी भी रोज सुबह 8:20 पर आम लोगों से मिला करती थी। इसे उनका दर्शन दरबार कहा जाता था। उस दौरान हफ्ते में कम से कम 3 बार उनका दरबार चर्चित किताब द मैरीगोल्ड स्टोरी की लेखिका और वरिष्ठ पत्रकार कुमकुम चड्ढा भी वहां मौजूद रहती थी। कुमकुम बताती हैं, इंदिरा इस समय का इस्तेमाल भारत के आम लोगों से मिलने के लिए किया करती थी। कभी कभी जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती थी तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी जो दिल्ली के बाहर से आते थे। इस दरबार में 2 तरह के लोग आते थे। एक तो वो जो सिर्फ इंदिरा गांधी को देखना भर चाहते थे, दूसरे वो जिन्हें छोटे मोटे काम करवाने होते थे, जैसे सरकारी अस्पताल में किसी का इलाज करवाना। इन सब में बहुत से लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के पैर छूने की कोशिश भी करते थे, मगर उन्हें अपने पैर छुआना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इंदिरा गांधी अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे लोगों की भी काफी इज्जत करती थी, जिसे लेकर उनकी करीबी मंत्री रह चुकी मोहसिना किदवई एक किस्सा बताती है। एक बार जब हम उत्तराखंड में एक चुनाव सभा करके वापस लौट रहे थे, तभी मैंने इंदिरा से कहा कि हमें कहीं रास्ते में रुकना पड़ेगा ताकि ड्राइवर कुछ खाए, लेकिन उस वक्त ऐसे चलते चलते रास्ते में जल्दी खाना वगैरह मिलना मुश्किल था। तो इंदिरा गांधी ने तुरंत अपना झोला टटोला और अपने पसंदीदा बिस्किट मारी बिस्किट का एक पैकेट निकाला। फिर उन्होंने एक बिस्किट के 4 टुकड़े किए और अपनी हथेली पर रखकर ड्राइवर से बोली, पहाड़ी रास्ता है, तुम गाड़ी चलाते रहो और एक एक बिस्कुट का टुकड़ा हथेली से उठाकर खाते रहो। इन्हीं कहानियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी कितनी डाउन टू अर्थ थी। पिता नेहरू का गुस्सा तो पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन थोड़ी देर में शांत होकर वो सब कुछ भूल जाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं होता था। वो लंबे समय तक और तो कई बार तो ताउम्र उन लोगों के प्रति गुस्सा रखती थी जिसको वो पसंद नहीं करती थी। उस व्यक्ति के प्रति वो बहुत उदासीन हो जाती थी। कहा जाता है कि जब भी सत्य का साथ देने की बात आती थी तो इंदिरा गांधी किसी से नहीं डरती थी और वो दूसरों से मिल रही निंदा का जवाब अपने अच्छे कार्यों से देती थी। यहां तक कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा को संसद में कई बार गूंगी गुड़िया तक कहा था, लेकिन उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि 1971 में उनका पूरा ध्यान भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की रक्षा करने पर था, जिसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी का ध्यान इस बात पर गया कि पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ही वहां की जनता पर जुल्म ढा रही है। वहां जो लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं उन्हें चुप कराने के लिए हत्याकांड किया जा रहा है। तभी उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तानी सेना की तुलना हिटलर की आर्मी से की और दुनिया के सामने ईस्ट पाकिस्तान को आजादी दिलवाने की बात रखी। सभी वेस्टर्न कंट्रीज उनके इस फैसले के खिलाफ थीं, लेकिन पड़ोसी देश के लोगों को तड़पता हुआ देखकर इंदिरा गांधी से रहा नहीं गया और उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान में घुसकर बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे मुक्ति वाहिनी का साथ देने का आदेश दिया। जिसके बाद 5 दिसंबर को भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मनों पर टूट पड़ी और महज 11 दिनों में यानी 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया, जिसमें बंगाल की खाड़ी से किनारे बसा यह देश पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नाम से एक आजाद राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। इस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम देश विदेश में हर जगह गूंज रहा था। कई लोगों ने उन्हें आयरन लेडी के नाम से पुकारना शुरू किया। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उन्हें दुर्गा कहकर संबोधित किया, जिससे उनको गूंगी गुड़िया कहने वाली के जुबान पर ताला लग गया। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। खैर, 70 के दशक में अमेरिका, चीन, जापान और कई वेस्टर्न कंट्रीज अपने पास परमाणु हथियार होने की धाक जमाती थी और कई बार इन्हीं हथियारों के बल पर भारत की बात दबाने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पर्दे के पीछे वैज्ञानिकों को न्यूक्लियर वेपन बनाने की अनुमति दे दी थी। दूसरी तरफ अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था। यहाँ भारत में परमाणु हथियार बनकर तैयार था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन
स्माइलिंग बुद्धा इनिशिएट कर दिया, जिसकी अमेरिका को कानो कान भनक तक नहीं लगी। इस ऑपरेशन के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने 18 मई 1974 के दिन पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बारे में पता लगते ही दुनिया की सभी महाशक्तियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि जिस भारत को वो गरीब राष्ट्र मानते थे वो अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था। और इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत की ओर किसी ने आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। अन्याय के सामने आवाज उठाने में वो किसी से नहीं डरती थी और देशवासियों को भी हिम्मत देती थी। देश के सामने बहुत से खतरे हैं, अंदरूनी कमजोरियां तो हैं, बाहरी खतरे भी हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूं और मुझे यह भी मालूम है कि आप डरने वाले भी नहीं हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, मगर वो चाहती थी कि लोग उनके जेंडर की वजह से नहीं बल्कि उनके कार्यों की वजह से उनकी रिस्पेक्ट करें। वो अपने हाथों में हमेशा पुरुषों की घड़ी पहनती थी जो मेड इन इंडिया होती थी, और उन्हें किसी के मुंह से मैडम प्राइम मिनिस्टर सुनना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती थी कि मैं काम करते हुए अपने आप को महिला नहीं समझती। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके बीके नेहरू अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मार्च 1966 में जब इंदिरा गांधी पहली बार अमेरिका आई, तब मुझे प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के करीबी जैक वेलेंटी का फोन आया, जिन्होंने बताया कि हमने हाल ही में एक पत्रिका पढ़ा है कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं कि कोई उन्हें मैडम कहकर पुकारे। तो राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन पूछ रहे हैं कि जब वो इंदिरा गांधी से मिले तो उन्हें क्या कहकर संबोधित करें। जो सुनकर मैंने उनसे कहा कि मैं खुद पीएम इंदिरा गांधी से पूछकर बताता हूं। वो आगे लिखते हैं कि जब मैंने इंदिरा गांधी को बताया कि ये फोन किस कारण से आया था, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जॉनसन अगर चाहे तो मुझे सीधा प्रधानमंत्री कहकर ही बुला सकते हैं। अगर वो मुझे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहें तब भी चलेगा, और उन्हें ये जरूर बता देना कि मेरे कैबिनेट के मंत्री मुझे सर कहकर भी पुकारते हैं। उसी यात्रा के दौरान जब व्हाइट हाउस में इंदिरा गांधी के लिए डिनर अरेंज किया गया, तब खाने के बाद प्रेसिडेंट जॉनसन ने उन्हें नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में दो बड़ी हस्तियां एक दूसरे के सम्मान में कुछ पल डांस करते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी अपने छात्र जीवन में पश्चिमी तरीके का बाल डांस किया भी करती थी, लेकिन उन्होंने बड़े ही विनम्र तरीके से प्रेसिडेंट जॉनसन के आमंत्रण को ये कहकर नकार दिया कि मेरे देशवासियों को ये पसंद नहीं आएगा कि उनकी प्रधानमंत्री किसी के साथ डांस करें। इंदिरा गांधी एक जननेता थी और आम लोगों से उनका कनेक्ट गजब का था। कांग्रेस नेता मोहसिना किदवई एक किस्सा सुनाती है। जब 1978 में आजमगढ़ उपचुनाव में उनका चुनाव प्रचार करने इंदिरा गांधी वहां गई थी, वो कहती है उस जमाने में आजमगढ़ बहुत ही पिछड़ी हुई जगह थी और आज भी है, ना कोई रेस्तरां ना कोई खाने की जगह। मैंने इंदिरा जी के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। जब हम वहां पहुंचे तो अटेंडेंट कमरा खोलने के लिए मना कर रहा था। उसने कहा कि यहाँ मंत्री जी ठहरेंगे, उनका हुक्म है कि कमरा किसी के लिए ना खोला जाए। वो कहती हैं कि जब कमरा खुलवाने की मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई तो एक बार फिर से कहा, तुम्हें मालूम तो है मैं किसके रुकने के लिए कह रही हूं? वो बोला नहीं। जब मैंने कहा कि कार में इंदिरा गांधी बैठी हैं, जैसे उसने ये नाम सुना उसने लपक कर कमरे का दरवाजा खोला, मंत्री को एक भद्दी सी गाली दी और बोला नौकरी जाए तो जाए। इस तरह का प्यार था लोगों का इंदिरा गांधी के लिए। किसी कमरे से निकलने से पहले वो उस कमरे की लाइट जरूर ऑफ करती थी, वो भी अपने हाथों से। एक बार वो बाराबंकी की यात्रा पर थी, वो वॉशरूम में थी, तभी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली का फोन उनके लिए आया। उनके साथ गई मोहसिना किदवई ने दरवाजा खटखटाकर कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति का फोन है। इंदिरा गांधी बाहर आई, लेकिन फोन लेने से पहले उन्होंने मोहसिना से कहा कि जाकर पहले वॉशरूम की लाइट बंद करें, जिसे वो जल्दी में बंद करना भूल गई हैं। मोहसिना कहती हैं कि मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गई कि एक तरफ भारत का राष्ट्रपति टेलीफोन पर है और इंदिरा गांधी को चिंता है कि वॉशरूम की लाइट ऑफ हुई कि नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद संभालते समय सत्य और निष्ठा की शपथ ली थी, मगर साथियों वो दूसरी बार जब सत्ता में आई तो वो पूरी तरह से धार्मिक हो चली थी। दूसरी बार उन्होंने ईश्वर के नाम पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सन 1970 में अपनी हार के बाद उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में पूजा की। किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखा है इस दौरान उन्होंने वैष्णव देवी के दर्शन किए और हेलीपैड से वहां तक का 2 किलोमीटर का रास्ता भी पैदल चलकर तय किया। अंबाजी मंदिर में उन्होंने पूरे 1 मिनट तक दंडवत होकर प्रार्थना की। सन 80 में संजय की मौत के बाद उन्होंने धार्मिक कार्यकलापों को बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू किया। उन दिनों जब सूर्य ग्रहण पड़ता था तो उन्होंने अपनी गर्भवती बहू मेनका गांधी को सूर्य ग्रहण देखने की अनुमति नहीं दी।
उन्होंने तमाम उम्र अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी। उनके घर के पूजा गृह में सभी देवताओं की मूर्तियों के अलावा गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां और एक शंख रखा रहता था। धार्मिक मामलों में उनके सबसे बड़े सलाहकार कमलापति त्रिपाठी थे। कुमकुम चड्ढा अपनी किताब द मैरीगोल्ड स्टोरी में लिखती है कि एक बार नवरात्रि के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी ने उनसे 9 बालिकाओं के पैर धोकर उनका पानी पी जाने के लिए कहा। उन्होंने सवाल पूछा कि इससे वो कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएंगी, लेकिन शुरू में झिझकने के बाद विदेश में पढ़ी और फ्रेंच बोलने वाली इंदिरा गांधी ने ये रस्म भी पूरी की। इंदिरा को जेवर का कोई शौक नहीं था। हाँ, वो हाथों में पुरुषों की घड़ी जरूर पहनती थी, वो भी सरकारी कंपनी की। उनकी भारतीयता उनके कपड़ों में साफ झलकती थी। मार्च 1982 में जब लंदन के फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया और शुरू में राष्ट्रगान बजा तो उनकी दोस्त रही पुलुल चेकर ने नोट किया कि उनकी आंखें नम हो गई थी। वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई को वो हमेशा मोरारजी भाई कहकर संबोधित करती थी और जज जीवन राम को उन्होंने हमेशा बाबूजी कहा। दक्षिण के चुनाव दौरे के दौरान या प्रचार करते करते रात हो जाती थी तो वो कार में बैठे बैठे अपने दोनों घुटनों के बीच टॉर्च रखकर जला लेती थी ताकि उनकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़े और लोग अंधेरे में भी उनको देख सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मगर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करनी पड़ी थी और क्यों की गई थी इंदिरा गांधी की हत्या? क्या वाकई में संजय गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को पार्टी में थप्पड़ मार दिया था या फिर सिर्फ विपक्ष की फैलाई यह एक अफवाह है? और क्या है संजय गांधी की मौत का सच? और क्यों संजय गांधी की मौत के सिर्फ 2 साल बाद ही इंदिरा ने अपनी बहू मेनका गांधी को घर से निकाल दिया था? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 2 जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।